स्वागत, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। और आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किया है आज, और इसमें मोदी की गारंटी ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब मोदी की इस गारंटी में क्या क्या बातें हैं, इसमें यूसीसी की बात की गई है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी। इसके अंदर बात की गई है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब देश में सारी विधानसभाओं के चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ ही होंगे। ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में 4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता जा रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी रिपोर्ट वो कमेटी राष्ट्रपति को सौंप चुकी है, वो लागू किया जाएगा। मतलब हो सकता है अगर भाजपा जीती तो 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसके साथ ही सारे विधानसभाओं के इलेक्शन कराए जाएंगे, और देश में फिर एक बार ही चुनाव हुआ करेगा पूरे देश में। ये बात हुई। अलग अलग अभी एक बुलेट ट्रेन चल रही है वेस्ट में, उसमें कहा दक्षिण में, नॉर्थ में, ईस्ट में, सब जगह हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आपको वेटिंग टिकट के लिए जो है वेटिंग नहीं आएगी अब आपके ट्रेन के टिकट पर, अब आपको आसानी से रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी बातें उसके अंदर कही गई हैं। और बहुत सारी बातें, नल से जल हर घर को मिलेगा, पाइप्ड गैस मिलेगी आपको, मतलब पाइप से गैस सिलेंडर वाला सिस्टम ही खत्म कर देंगे, ये बताया गया है। मुफ्त बिजली आपको मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 1 करोड़ लोग आवेदन कर चुके हैं पीएम सूर्य घर योजना पर, तो आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, उससे आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी और आप उसको बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर कही गई हैं, विदेश नीति को लेकर के, रक्षा नीति को लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तमाम तरीके के वादे इसके अंदर किए गए। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? राहुल गांधी ने अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि ये तो जुमला पत्र है, और उन्होंने कहा कि 2 सबसे महत्वपूर्ण जो देश के मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, ये तो 2 शब्द थे ही नहीं मोदी जी के भाषण में। इस पूरे 76 पन्नों के संकल्प पत्र में इसका जिक्र ही कहीं नहीं है। उन्होंने कहा हम आएंगे, हम करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे और 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ये हमारा वादा है और ये इसको हम पूरा करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर, तो उस पर उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि जब मोदी जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे यमराज की घंटी बजती है, ऐसे झूठ की घंटी बज रही थी। यमराज की घंटी की तुलना प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से की गई। तो आप पहले सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, फिर मैं आपको कांग्रेस छोड़कर जो अभी अभी हाल ही में नेता गए हैं उन्होंने कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर क्या कहा यह बताऊंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए, उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। तो चित्रगुप्त को बुलाया यमराज ने, वो कह रहे हैं घंटी बंद क्यों नहीं हो रही भाई? मोदी जी बोल रहे हैं, मतलब झूठ की बरसात हो रही है। पवन खेड़ा जी ने बोला तो, लेकिन सच बोल दिया उन्होंने, क्योंकि मोदी की और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र आने का मतलब है कि यमराज का आगमन हो गया है। और यमराज का आगमन किसके लिए हुआ, घंटी किसके लिए बज रही है? नरेंद्र मोदी की संकल्प पत्र के साथ घंटी बज रही, किसके लिए बज रही है? कांग्रेस पार्टी के लिए बज रही है। अच्छा, कांग्रेस के राजनीतिक मृत्यु का संकेत इसमें है। और मजेदार बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के मुंह से ये एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है। ये देखिए कांग्रेस का राजनीतिक देहांत होगा, आप कह रहे हैं इस घोषणा। देखिए मैं तो एक क्रॉस जिसको कह सकते हैं, जिसको जो कांग्रेस पार्टी के बड़े सहानुभूति करने वाले जो सेफोलॉजिस्ट वगैरह हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं, वो कह रहे हैं 40, 44, 45, 46। कांग्रेस पार्टी 50, जिसका जिक्र हम सारे कहानी कुर्सी के में हम लोग बराबर इस पर करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी न्यूनतम स्तर पे जाने वाली है, और मुझे लगता है कि इसका संकेत कांग्रेस के प्रवक्ताओं के प्रवक्ता जो हैं, वो पवन खेड़ा जी को जो है एक बात जरूर लेकिन यहां पर अब कहनी चाहिए कि जितना जोर शोर से बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है, कांग्रेस पार्टी यमराज के दर्शन के लिए गया कौन था कांग्रेस पार्टी से? और सुप्रिया सिन्हा जी का तुरंत देखिए, जिस समय खत्म होता है लगभग 5 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हमें समझ में नहीं आई उनके पास कहां से फीडबैक आ गया। मैं बता रहा हूं आपको, संजय निरुपम ने इस पर रिएक्ट किया है। संजय निरुपम अभी पार्टी छोड़ करके गए ना,
तो लेकिन उससे पहले भाई जितना जोर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो को गिराने में लगा रहे हैं, और लगाना चाहिए, आपका काम है, आपके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन उतने जोर शोर से अपना मैनिफेस्टो तो आप जनता तक पहुंचाते। इतने बड़े बड़े वादे उसमें किए गए, 30 लाख 33 लाख आप नौकरी दोगे, 1 लाख वाली नौकरी दोगे, ये भी उसमें कहा गया है। हाँ, 1 लाख रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा। उसे खटाखट से नहीं होता ना, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते हमारी कांग्रेस पार्टी, वही डंका बजा देना चाहिए था उस घोषणा पत्र का, वो तो हुआ नहीं। अब आपको संजय निरुपम की बात बता रहा हूं, इन्होंने कहा ना कि कहां से अचानक ऐसा रिएक्शन आ जाता है, बीजेपी का मैनिफेस्टो लीक हो गया क्या पहले, वरना वो बोल रहे थे, आपने यहाँ रिएक्शन देना शुरू कर दिया। संजय निरुपम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की समस्या यही है, मैं पढ़ रहा हूं जो उन्होंने लिखा है, कांग्रेस पार्टी की समस्या यही है, बीजेपी के घोषणा पत्र को बगैर ठीक से पढ़े और समझे वही पुराने घिसे पीटे अंदाज में आलोचना कर रही है, इसलिए सामान्य जनता पर असर नहीं पड़ता। आज ऐसा लगा कि बीजेपी की घोषणा से पहले ही कांग्रेस का बयान टाइप हो गया था, जो आपने कहा, यही संजय निरुपम कह रहे हैं। 2019 के उसके वक्तव्य और आज के वक्तव्य में कितना फर्क है, कोई रिसर्च करके देख ले। जबकि बीजेपी का आज का घोषणा पत्र कंटेंट के दृष्टिकोण से 2019 से काफी अलग है। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी महज आलोचना के लिए आलोचना करती है। कांग्रेस पार्टी का एक्स नेता बोल रहा है पार्टी के लिए कि आलोचना के लिए आलोचना करती है, केवल सिर्फ विरोध करना है, इसीलिए विरोध करती है। साथ में नेताओं प्रवक्ताओं को टीवी पर चमकना भी होता है। इस बीमारी से अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी भयंकर रूप से ग्रस्त हैं, ये संजय निरुपम कह रहे हैं। देखिए, ये तो दिखाई देता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप क्रिटिसिज्म। मैं इस घोषणा पत्र को जब देखता हूँ या संकल्प पत्र को देखता हूँ तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे दिखाई देती है, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो बात प्रधानमंत्री ने बोली है, मैं इससे आंकड़े आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिग्निटी जुड़ा है शौचालय से, शौचालय से भी जुड़ा है, मकानों से भी जुड़ा है, आप अगर रेडी पटरी वालों को लोन देके उनको बढ़ा रहे हो उससे भी जुड़ा है, ये बहुत सारी बातों से जुड़ा है जो कि ध्यान दिया जा रहा है। अब मैं आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डेटा बताता हूँ। अगर मैं यूपीए शासन और बीजेपी के शासन की बात करूं या एनडीए के शासन की बात करूं तो क्या क्या बढ़ा है, किस किस में बढ़ोतरी हुई है। क्लीन कुकिंग फ्यूल, बीजेपी और एनडीए के शासन में बेहतर अवेलेबिलिटी है। लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस कहेंगे ऐसे क्यों आ गया लाइफ इंश्योरेंस, आप क्यों बात कर रहे हैं? बीमा, जीवन बीमा। जीवन का बीमा वही व्यक्ति कराता है जिसको लगता है मेरा जीवन जो है वो बहुत कीमती है। गरीब जो एकदम जो है वो जीवन बीमा नहीं करवाता, पता ही नहीं होता। हाँ। तीसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी, ये यूपीए से एनडीए में बेहतर हुई। फिर आ जाती है आप एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये बेहतर हो, नल से जल। फिर आ जाता है एक्सेस टू सैनिटेशन, जिसकी आप बात, ये सारी चीजें, ये सारे पैमाने एनडीए की सरकार में बेहतर। तो आंकड़े तो कांग्रेस को भी पता है ना, तो फिर यमराज की घंटी क्यों सुनाई दे रही है? यही मैं बोल रहा हूं। तो जब आप आंकड़ों पे बात करेंगे तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। हर्षवर्धन जी, संजय निरुपम ने भी जो बोला कि आलोचना के लिए आलोचना कर रही है, बस इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूँ। आमतौर पर आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो बोध कथा, लोकोक्ति, ऐसा कोई किस्सा या कहानी सुनाता है तो उसमें प्रयास करता है कि कुछ अपने लिए पॉजिटिव खोजा जाए। आमतौर पर इसीलिए भारत में तो कम से कम जो कहते हैं ना कि दादी नानी की कहानियाँ, स्थानीय कहानियाँ, लोक कथाएं, ये सब इसीलिए होती हैं। हम जब दूसरी कहते हैं कि अच्छा चलो पौराणिक धार्मिक सुनाए, तो हम सुनाते हैं राम की कहानी, कृष्ण की कहानी, शिव की कहानी। फिर कहते हैं अच्छा ब्रह्मा जी ने ये कहा था, अच्छा नारद जी ये बोल रहे थे। यमराज की कहानी आज तक किसने सुनाई है? मैं कहता हूं, ये आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी ने आज तक किसी को यमराज के हवाले से कोई कहानी सुनाई हो? कांग्रेस के वैचारिक पतन की ये कहें कि और एक प्रमाणिक तौर पर एक चित्र प्रस्तुत हो जाता है कि जब वो कहानी भी सुना रहे हैं और कई बार हमें लगता है उनको डायलॉग अच्छा लगा बोलने में, नहीं अच्छा लगेगा बोलने में, मैं यही तो कह रहा हूं। आपको अच्छा भी लग रहा है तो आपके स्वांतः सुखाय थोड़ी ना है, आप पब्लिक लाइफ में है, आप सार्वजनिक जीवन में। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लगने में दूसरे को कैसा लग रहा है? बारिश हो गई, छत पे हम बिना कपड़ों के घूम रहे, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है, और अगल बगल देख रहे कह रहे हैं तो पगला गया, इसका तो मानसिक स्तर कुछ गड़बड़ा गया, तो उस बारिश का आनंद हम ले रहे हैं क्या? समझना चाहिए थोड़ा। सार्वजनिक जीवन में आपका एक व्यवहार, एक आचरण, एक वाणी, वो आपके इतना खराब लगा आपको यमराज? उनका यमराज नहीं, यमराज वाला बिल्कुल खराब लगा। आप देश के लोकतंत्र में प्रचंड बहुमत से लगातार सरकार बनाते हैं और अगर ऐसे कहें तो करीब 2.5 दशक जिसको ऑफिस में हो गया, ऐसे नेता के ऊपर आप कह रहे हैं कि यमराज की घंटी बन रही। आप कह रहे हैं झूठ बोल रहा है, और एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ तो देश के हर राज्य ने
शुरू कर दिया अपने यहाँ बुला के, भैया हमारे यहाँ भी इन्वेस्टर समिट होती है, हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, हम भी एमओयू करते हैं, हम भी ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं। पहले तो कोई नहीं करता था, अब क्यों करने लगे लोग? मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस बनने लगे तो लोग दूसरी जगह भी बताने लगे। उद्योगों के तौर पर गुजरात जाना जाए। भाई कांग्रेस और विपक्ष जो वो 2014 वाली बातों को ही याद दिला रहा ना, आज तक 15 लाख आ गए क्या? हर बार वही बोलता है 2 करोड़ रोजगार साल का मिल गया क्या? अभी तक 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था, किसानों की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी। हाँ, हम आज संकल्प पत्र पर बात कर रहे हैं, हम आज घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं। किस घोषणा पत्र में लिखा है कि 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी? ये मुझे दिखा दीजिए तो मैं भी आलोचना करूंगा कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा गलत काम। कहां से आ गया फिर 2 करोड़ रोजगार साल का? जब आप रैलियों में बोल रहे होते हो तो कई चीजें आप तुकबंदी में, कई चीजें आप समानार्थी बताते हैं। जब आप घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, न्याय पत्र में देते हैं तो आपका दस्तावेज होता है, आपके डॉक्यूमेंट पर बात होगी। रैलियों में तो आप जाने क्या क्या बात करते हैं और उसमें ये क्या बात? मैं बता रहा हूं, की रैली में कुछ भी बोल देंगे, देश बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी नीतियों से, तो क्या हर कोई कहता है तो सोने की चिड़िया हो जाए? लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव उस तरफ जाए। और आज क्या ये सच नहीं है? आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार का आप आकलन कीजिए ना, आप इकोनॉमिक तौर पर बात करके आते, और क्या सबकी समझ खत्म हो गई? देश के बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बड़े जो लोग जो जिनको हम कहते हैं कि वो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सारे अर्थशास्त्री, सबकी समझ खत्म हो गई। सब ये कह रहे हैं, और आप सुनते किसकी हैं? उन रघुराम राजन की जिन्होंने अपना जो अर्थशास्त्री आंख नाक कान है वो छोड़ के चले आते हैं शिकागो बूथ ऑफ स्कूल में, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर वहीं छोड़ के चले आते हैं। वो कहते हैं 5% इकोनॉमी नहीं जाएगी। राहुल गांधी खुश हो जाते हैं, अरे वाह, देश का बुरा होते देखकर कांग्रेस के नेता। अभी तो एस्टिमेट बढ़ाया गया इकोनॉमी का 6.77% की 7% के आसपास 7% ग्रोथ का अनुमान वो सबने बढ़ा दिया, क्योंकि सबके लिए उम्मीद से ज्यादा है, और जितना उधर बढ़ता है उम्मीद से ज्यादा, वैसे ही निराश हो जाते हैं। यमराज वाली घंटी और जोर जोर से। समीर जी, कांग्रेस का रिएक्शन क्या उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, लगता है तो खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए बज रही है। 2014 में बजना शुरू हो गई थी, 2019 में वो तेज गति से बची है, और अब 2024 का जब चार्ज उनको परिणाम आएगा, मुझे लग रहा है उसके बाद कांग्रेस का वेंटिलेटर पे जाना तय है। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही कि प्रधानमंत्री मोदी का आज जो गारंटी का विजन डॉक्यूमेंट आया है, आज क्या डॉक्यूमेंट है? कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को देख ले, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो जारी किया है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, इसको देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी के घोषणा पत्र जो कांग्रेस जारी किया है उसमें सिर्फ एक बात पर बड़ा फोकस करा है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हम दे देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, 30 लाख जो सरकारी नौकरी है वो परमानेंट कर देंगे, 50% की जो लिमिट लगी हुई है आरक्षण की वो हटा देंगे, ओबीसी के लिए सर्वे करवा देंगे। इससे ज़्यादा उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज डॉक्यूमेंट्स हुआ है इसमें सब वर्ग के लिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ना कि पेट भी भरे, मन भी भरे और सबकी जेब भी भरे, तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो देश के हर वर्ग का, सबके पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और सबकी जेब भी भरेगा। जब 5 साल बाद यह जमीन स्तर पर, मैंने कुछ सवाल मांगे थे, एक पूछ रहे हैं क्या इस मैनिफेस्टो के बाद भाजपा 400 पार करेगी? बिल्कुल 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए हो गया 350 तक भारतीय जनता पार्टी जाने की स्थिति में आ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे एक अभिषेक पूछ रहे हैं गुजरात में 26 सीटों में से कितनी सीट आएगी, क्योंकि एक समाज बहुत नाराज है, पर लोगों को आज के दिन ये उत्सुकता है कि इस मैनिफेस्टो से कुछ असर पड़ जाएगा। बोलना चाहते हैं गुजरात में राजपूत समाज जो है वो काफी नाराज और कई सीटों पर इसका असर भी आपको देखने। अच्छा, एक हैंडल है उन्होंने ये इस पर लिखा है कि if all parties have their own manifestos and they could not draft a common minimum program, then where is India Alliance? ये बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे इंडिया अलायंस का साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं? आज का अपडेट मैं आपको दे दूं, 4 दिन में वोट पड़ना है। आज संजय सिंह जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं और वहां उन्होंने फिर ये कहा है कि हम साझा घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं। जब 4 दिन के अंदर वोट पड़ना है तो आप बात कर रहे हैं कि हम साझा घोषणा पत्र। ये बताइए, नहीं, दिल्ली में तो चुनाव, राष्ट्रीय जनता दल क्या ऐसी कोई सरकार बना सकती है जिसमें वो अपनी नीतियां अपने लिहाज से इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करा सके? इसका जवाब है नहीं। अगर गठजोड़ में भी आएगी और हम मान लें कि चलो 40 की 40 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिला के सब वहां जीत जाते हैं, तो भी उसकी क्या हैसियत होगी? लेकिन नेशनल पॉलिसी वो बना रहा है, और जब उसका घोषणा पत्र आता है, अगर बिहार को लेकर वो बने तो बिल्कुल ठीक है। और ये जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि देश के हर समझदार व्यक्ति के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, आपका मैनिफेस्टो पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन अभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत थी, जो सभी राजनीतिक दलों का जो विपक्ष में कह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक तरफ खड़े हैं,
तो वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। जो एनडीए के दल हैं वो भी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, तो उनको तो भ्रम नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी के पीछे खड़े होने के बाद अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ हैं, क्या उन लोगों का कोई साझा किसके साथ बनाते हैं? है? अच्छा, विपक्ष के राहुल गांधी किसके साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे? बचा कौन है मुझे बताइए। नहीं, आम आदमी पार्टी ने आज मुलाकात की, ममता जी चली गई, नीतीश जी है नहीं। सवाल बचे होने का नहीं। आप तो कह रहे हैं ना कि हम लड़ रहे हैं मोदी सब मिलके, तो क्यों नहीं ये सारे लोग कहते हैं ठीक है हम लड़ भले रहे हैं, लेकिन भले हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं या कहीं कहीं साथ में लड़ रहे हैं, हमारा ये घोषणा पत्र होगा, हम ये करें। लेफ्ट कह रहा है हम देश से जो है परमाणु हथियार खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, 370 को रिस्टोर कर देंगे कश्मीर के अंदर। कैसे कांग्रेस खड़ी हो जाएगी उसके साथ? कैसे आ जाएगा वो? तो इस वक्त तो अच्छा होता ना कि अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते, आप कहते कि नहीं हम बैक बर्नर पर रखते हैं अपने इश्यूज। ये इश्यूज तो एनडीए जब था तो एनडीए ने अपने इश्यूज बैक बर्नर पर रखे ना, वो कहते थे कि हमारा ये इशू है, लेकिन जब तक हम एक बहुमत में नहीं आएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। सर, ये बात कर रहा जो उसने यूपीए सरकार में की थी, उसने कहा था न्यूक्लियर सरकार गिराने को तैयार थे, तो वो तो कंसिस्टेंट है आपके उसमें। सर, जो विपक्ष एक मिलकर एक संयोजक नहीं बना पाया, जो विपक्ष मिलकर दिल्ली में एक सचिवालय नहीं बना पाया, जो विपक्ष मिलकर एक रैली नहीं कर पाया, जो विपक्ष मिलकर किसी एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से प्रश्न नहीं पूछ पाए, जो विपक्ष अपनी बैठकें नहीं कर पाया, वह विपक्ष 400 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार नहीं उतर पाया। हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक साझा घोषणा पत्र लेकर आते पूरे देश नहीं, सचिवालय बनेगा कांग्रेस की नई वाली। एक कौटिल्य गर्ग मुझसे पूछ रहे हैं अगर इसमें एक चीज ऐड हो जाए कि पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जीएसटी के दायरे में ले आए तो अच्छा होगा। ये मैनिफेस्टो सही लगा? अच्छा है पेट्रोल, मतलब पेट्रोल नहीं, मैं इसको बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूं। मेरा ये मानना है कि इस पे सभी राज्यों को सहमति बनानी चाहिए। जैसे एक सेंट्रलाइज सिस्टम और उसमें राज्यों की हिस्सेदारी बनी है, जैसे वित्त आयोग के जरिए राज्यों को ज्यादा अलॉटमेंट की बात हुई है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को आगे बढ़ाने की बात हुई है, तो उसमें फिर जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट न लाए जाए, ये ठीक नहीं। और दूसरा, जिस तरफ सरकार जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, सूर्य किरण योजना की तरफ, सूर्य घर योजना की तरफ, तो आने वाले समय में इस तरह के जो फ्यूल हैं जिनको हम कह रहे हैं ना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ाने वाले हैं, ये वैसे भी कम होने वाला है, धीरे धीरे कम ही होगा। अभी विपक्ष कह देगा कि आपकी गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी लगाने वाले मोदी। नहीं, गाड़ियां जमकर चलेंगे। गाड़ियां तो 42 लाख रिकॉर्ड पैसेंजर व्हीकल बिकी। हाँ, 42 लाख, ये समझना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं कहानी कुर्सी में। आपके सवाल मैं ले रहा हूं, आपके सवाल भेजते रहिए, कमेंट्स भेजते रहिए। आपको अब देश में सब सारी पार्टियों का लगभग जो मैनिफेस्टो है, वादा है, वो आ गया है सामने। किस पर आपको क्या कहना है? कहानी कुर्सी की 4 बजे तक जारी रहेगा। आज लौटते हैं जब।